8 नवंबर रात 8 बजे से पूरे देश भर में सिर्फ एक ही बात की चर्चा हो रही है, 500 और 1000 के नोट बंद। नोटबंदी तो हो गई, लेकिन आप पर, हम पर और आपके पूरी बचत, निवेश और पोर्टफोलियो पर, आपके जीने के तौर तरीकों पर क्या कुछ असर पड़ेगा और इस बदले हुए माहौल में आप कैसे अपने आप को एडजस्ट करें, फाइनेंशियली भी और अदरवाइज भी। इस पर हम पहला कदम के इस सीजन 2 के दूसरे एपिसोड में बातचीत करने वाले हैं और बताएंगे आपको कि कहां कहां असर पड़ेगा, किस तरह से पड़ेगा और उससे कैसे बचना, संभलना और चुस्त दुरुस्त करना है। और आज बड़े दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं आपकी मदद करने के लिए। सबसे ज्यादा पैसा तो आप सोना चांदी में लगाते हैं ना, गहने खरीदते हैं, और जिनके पास थोड़ा ज्यादा पैसा है वो गोल्ड बार्स भी खरीदते हैं, कॉइन्स भी खरीदते हैं। तो ये निवेश आपका ट्रेडिशनली अब तक जो सबसे मजबूत रहा है, इस पर क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं और इन बदलावों को कैसे आपको देखना है, समझना है, बताएंगे सुरेंद्र मेहता साहब, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हैं, साथ ही IBJ जो देश के ज्वेलर्स और इस पूरी इंडस्ट्री की सबसे अग्रणी संस्था है, उनके सेक्रेटरी भी हैं। स्वागत है सर आपका। आपसे पूरे गोल्ड और इससे जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा है, सब लोगों को लग रहा है कि 2.5 लाख तो डाल दीजिए बैंक अकाउंट में, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन क्या वाकई में सवाल नहीं पूछा जाएगा? अच्छा, दूसरा ये कि अब पैसा तो आ गया, आने के बाद क्या कुछ हो सकता है, इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, इन सब पर देश और विदेश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट TP ओसवाल साहब है हमारे साथ, जो बताएंगे आपकी तमाम जो सवाल हैं और इनसे जुड़ी जानकारियां। इसके अलावा अब बड़ा सवाल ये भी है, पैसे लगाने के ऑप्शंस कहां हैं? क्योंकि गोल्ड में डर है, रियल एस्टेट में डर है, मंदी होगी, पैसा नहीं बनेगा, लेकिन फिक्स इनकम यानी कि FDs की रेट भी कम आ रही है। तो इस पूरे बदले हुए माहौल में पैसा कहां रखना है और अब आगे पैसा कहां बनेगा, बताएंगे वाइज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के हेमंत रुस्तगी साहब, जिनसे आप परिचित हैं ही। और साथ ही अब एक और बड़ा बदलाव होने वाला है, कैश से कैशलेस, यानी कि मोबाइल पर सब कुछ कामकाज होंगे, पूरा ऐप डाउनलोड करो, पैसा ट्रांसफर करो, खर्चा करो, जो करना है करो, सब कुछ मोबाइल पर होगा। तो देश में ऐसे ही एक बेहतरीन मोबाइल ऐप चलाने वाले चिल्लर जो ये फर्म है, उनके वाइस प्रेसिडेंट वरुण अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। अग्रवाल साहब, आपसे बहुत कुछ सीखना समझना है कि भाई कैश की आदत पड़ी हुई बट वैसे पैसे निकाल कर देने की, इसे कैसे बदलें। अच्छा, दूसरा एक बड़ा डर लगता है कि ये सारी एप्लीकेशंस कैसे चलाई जाए, इसमें क्या खतरे हैं, अच्छा फायदे क्या हैं, ये सब चीज है जो हम आपसे बात करना चाहते हैं। आप सबका स्वागत है इस खास चर्चा में, हमारे तमाम दर्शकों का भी स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इसी बात से, ओसवाल साहब, लोगों ने जैसा कहा प्रधानमंत्री जी ने कि 2.5 लाख डाल दीजिए, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, तो क्या ये सोचकर जो लोग 2.5 लाख डाल रहे हैं वो सही सोच रहे हैं या 2.5 लाख पर भी सवाल आ सकता है? बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं। देखिए, 2.5 लाख डालने वाले 2 कैटेगरी के आदमी, एक जिसकी कोई इनकम ही नहीं है, ठीक है, और वो 2.5 लाख डालता है और अपने आप को ये इनकम भी मान लेता है पूरी 2.5 लाख रुपया, तो 2.5 लाख तक तो बेसिक एग्जाम्पशन ही है, उसको तो कोई टैक्स नहीं लगता है। गवर्नमेंट टैक्स ऑफिसर यदि उसकी इनकम को पूरी 2.5 लाख इनकम मान लेता है तो उस पर टैक्स तो है नहीं, एक वो आता है। और चूंकि ये करंट ईयर की इनकम है, वो अपना रिटर्न फाइल कर देता है। रिटर्न फाइल करना शायद हो सकता है नए क्राइटेरिया कुछ आवे, जिन्होंने 9 तारीख के बाद में कैश जमा किया है बैंक में, रिटर्न फाइल करो। और वैसे ही वो बैंकिंग इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड हो रही है गवर्नमेंट को कि जिन्होंने कैश जमा किया है उसकी इन्फॉर्मेशन बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे रही है। आप है ना कहते हैं ना, जिन्होंने 9 तारीख से कैश, ये आइडिया दे रहे हैं आप सरकार को? नहीं, सरकार को आइडिया तो है, आप सरकार को इतना बेवकूफ मत समझिए सर। सरकार बिल्कुल तैयार है हर चीज को हैंडल करने के लिए। प्रॉब्लम यही है कि 1,22,00,000 जनता, इतनी बड़ी संख्या की टैक्स पेयर, यदि जो नई टैक्स पेयर है आज के तारीख में, वो सब लोग 50,000 रुपया भी जमा कर देते बैंक में, तो वो अपने 16 लाख करोड़ से कई गुना ज्यादा होती है। तो क्या हमारे टैक्स ऑफिसर सक्षम है कि उनको सबको नोटिस भेजें? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, हमारे आज तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेसिक थ्रेशोल्ड के नीचे टैक्स पेयर्स जो है उनको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं समझा, छुआ ही नहीं कभी, नहीं बोला ही नहीं है उनको। बोलो आप फाइल मत करिए, क्योंकि यदि वो रिटर्न फाइल कर देते थे तो इतना एडमिनिस्ट्रेटिव काम बढ़ जाता है और उसे कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है।
एक ठेला भी नहीं मिल रहा है और आप उस पर नोटिस कर रहे हो, ऑफिसर्स को एंगेज कर रहे हो और टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये सोच के इन्होंने असेसमेंट के दायरे में आज तक इनको लिया नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम इनकम टैक्स का तब था जिस समय मैनुअल टेक्नोलॉजी थी। ठीक बात है। लेकिन आज तो ये डिजिटाइजेशन हो रहा है। अब सबको रिटर्न तो डिजिटल भरना है कंपल्सरीली। तो डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करना, डिजिटल असेसमेंट करना मेरे हिसाब से इतना मुश्किल नहीं है। 122 करोड़ आदमियों को भी नोटिस भेजनी हो तो बेंगलोर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुरंत भेज सकता है। उसके साथ साथ बाकी के खर्चे भी देखिए आप, पोस्टल खर्चा हो जाता है, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा होता है, उसका रिस्पांस आता है, उसको फाइल करना पड़ता है, उसको हैंडल, उसकी फाइलें क्रिएट करनी पड़ती है। ह्यूज एक्सपेंडिचर, इतने स्पेस भी नहीं है गवर्नमेंट के पास, इतने ऑफिसर्स भी नहीं। चलिए इस पे मैं थोड़ा और विस्तार से बात करूंगा, लेकिन अभी तक ना सर हम तो मोबाइल का इस्तेमाल वरुण जी इसलिए करते थे कि ठीक है फोन आ गया, चला गया, मैसेज आ गया, देगा थोड़ा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर कर लेते हैं। लेकिन क्या अब मुझे मेरे बैंक की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेनी चाहिए? क्या अब मुझे कुछ 2-4 ई वॉलेट डाउनलोड कर लेनी चाहिए? क्या मुझे आपकी जैसी चिल्लर ये मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेनी चाहिए? क्या 2-4 टैक्सी चलाने वाली सर्विसेज है उनको कर लेना चाहिए? क्योंकि अब इसके बगैर लाइफ नहीं चलेगी, ये सोचना सही है? बिल्कुल। मतलब आज की तारीख में आपको जो भी डे टू डे नेसेसिटीज है जो आपको डेली करना है, आपने जैसे कहा कैब बुक करनी है, कहीं पे ट्रैवल करना है, कि आपको सब्जी खरीदनी है, आपको दूध मंगाना है, आपको कुछ कुरियर करना है, सब चीजों के लिए एक ना एक ऐप है, कुछ ना कुछ सुविधा क्रिएट हो गई है जो आप कन्वीनियंटली घर पे बैठ के आप सुविधा से उसे कर सकते हैं। और विद डीमोनेटाइजेशन भले कैश नहीं हो, वो सुविधा भी क्रिएट की गई है कि आप उसके लिए पेमेंट भी कर सकते हैं डिजिटली। ठीक बात। फर्क अभी तक इतना ही था कि एक्सेप्टेंस या जो लोगों ने उसे अपनाया नहीं था, क्योंकि एक सालों से जो चला आ रहा है कि हम कैश से पेमेंट करेंगे, तो वही चला आ रहा है। आज वो सुविधाएं हमेशा से प्रेजेंट थी, आज सब लोग उसे यूज कर सकते हैं, राइट। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हमारे देश में रफली अंदाजे 700 मिलियन लोगों के पास डेबिट कार्ड पहले से है, राइट, लेकिन यूज कोई नहीं कर रहे। फिर भी 78% लोग कैश ही यूज करें। हमारे जो कंज्यूमर है, जो भोक्ता है, वो कैश ही डे टू डे पेमेंट्स में यूज करते हैं। बट वो सेफली ये अपने 100% कॉन्फिडेंस से आज की तारीख में ये सारे एप्स यूज कर सकते हैं, उसमें अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन या कार्ड डाल सकते हैं और उससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं। और ये भले ही ऐसा नहीं कि अब से लेकर 30 दिसंबर तक का ही मामला है, लाइफ लॉन्ग। एक बार आपने कर लिया इस्तेमाल और आपको उसका सुविधा और कन्वीनियंस का एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद 99% यही है कि आप उसको बार बार यूज करो। तो अभी दिक्कत एक ही है वरुण जी उसमें कि मुझे करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। कौन मगजमारी करे, वो वाला लगता है कौन डाउनलोड करे, ये टेक्नोलॉजी समझती नहीं है। तो इस पे मैं आपसे थोड़ी देर में फिर से सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल सोने पर पूछा जाए। क्योंकि सबसे बड़ा लोगों को डर क्या है कि अब तक तो क्या कोई सोने के लिए पूछने आता नहीं था, हमने सामने से बता दिया रिटर्न में कि हमारे पास इतना सोना है, तब तो ठीक। लेकिन मेहता साहब अब लोगों को डर ये है कि ये नोट के बाद अगला एक्शन सोने पे है कि मेरे घर में कितना सोना पड़ा है, सरकार वो पता लगाएगी, और पता लगाएगी तो उससे पहले मुझे क्या सावधानी रखनी है वो बताइए। देखिए, सीबीडीटी ने एक इंस्ट्रक्शन जारी किया था, इंस्ट्रक्शन नंबर 1916 1994 में। उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक कोई भी मैरिड वुमन जो होती है, मैरिड गृहिणी है, वो अपने पास में 500 ग्राम सोना रख सकती है, उसको स्त्रीधन माना गया है। अनमैरिड जो भी गर्ल्स हैं उनके पास में 250 ग्राम सोना हो सकता है, और मेल मेंबर के पास में 100 ग्राम सोना घर पे हो सकता है। जब किसी के भी यहाँ पे कोई इंक्वायरी होती है, सर्वे होती है या सर्च होती है, तो इतना सोना छोड़ दिया जाता है। इतना सोने के सवाल नहीं पूछा जाएगा? नहीं, उस पे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन वो सीजर नहीं होता। अच्छा, उस पे सवाल तो जरूर पूछे जाएंगे, लेकिन उसका सीजर नहीं होता। उतना सोना छोड़ के बाकी का अगर सोना आपके पास उससे ज्यादा एक्सेस है तो वो सीजर कर। अच्छा, ये सीजर मतलब जो जब्त नहीं किया जाएगा? जब्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो 500 ग्राम 250 ग्राम और 100 ग्राम की जो लिमिट है, ये सिर्फ गहनों के लिए है या कॉइन्स हैं बार्स है उसके लिए भी है? नहीं, बेसिकली स्त्री धन यदि कोई गिनने जाए, यदि उसको समझा जाए, तो स्त्री धन में गहने आते हैं, उसमें बार्स और कॉइन्स नहीं आएंगे, और उसके अंदर डायमंड ज्वेलरी भी नहीं आएगी, सिल्वर ज्वेलरी भी नहीं आएगी। अच्छा, बिल्कुल। और किसी के पास अगर वो सोने चांदी के बर्तन हैं या पुरानी ऐसी कोई पड़ी हुई, तो वो उसमें नहीं? नहीं, वो उसमें नहीं गिना जाता। मतलब आपके खाली गहने होने चाहिए, वो स्त्री धन के रूप में गिना जाता है। अच्छा, तो पहले ये तैयारी कर लेनी चाहिए कि भाई आप अपने हिसाब से ये देख लें कि क्या आप
इस लिमिट में आते हैं या नहीं आते? बिल्कुल। और अगर इस लिमिट से ज्यादा है तो? इस लिमिट से ज्यादा है तो उनको आईडीएस में डिक्लेरेशन कर देना चाहिए था, और जिन्होंने नहीं किया है डिक्लेरेशन तो यदि उन्होंने उसके उपरांत भी अगर पहले वेल्थ टैक्स एक्ट था उसमें डिक्लेरेशन किया है तो भी ठीक है, यदि नहीं किया है तो उनके लिए ट्रबल हो सकती है। क्वेश्चन मार्क है क्यों? ओसवाल साहब जो आप कह रहे थे, देखिए अभी मैंने कुछ 100 ग्राम सोना खरीदा बाजार से, सेविंग में से खरीदा, और मैंने बिल लिया है, ठीक बात है, और उसके समय उसी समय मेरे पास कैश विड्रॉल भी थे और मैंने कैश में लिया है, या फिर मैंने चेक दे के लिया है और मैंने कोई डिस्क्लोजर कहीं पे भी किया नहीं क्योंकि मैं वेल्थ टैक्स में नहीं हूँ, ठीक बात, और वो बिल मैंने संभाल के रखा है। प्राय ऐसी चीजों के बिल लोग संभाल के रखते हैं, तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये तो आप बिल दिखा दीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट में है, बिलो टैक्सेबल लिमिट है तो कोई इश्यू नहीं है, तो बिल संभाल के रखना बहुत जरूरी है, और कम से कम जिन्होंने पास्ट में नहीं संभाला तो अभी तो संभालना शुरू करें। लेकिन दिक्कत तो उन लोगों की जिन्होंने बिल में नहीं लिया है, नहीं कहीं दिखाया है, अब वो विड्रॉल सामने है या नहीं, तो उनके लिए मुश्किल भरा वक्त होगा, ये बात समझ लीजिए। लेकिन अब इस मुश्किल भरे वक्त में जो पैसा बच गया है उसे सही तरीके से कहां लगाएं? रियल एस्टेट है, गोल्ड है, फिक्स डिपॉजिट और डेट है, और साथ में इक्विटी है। ये 4 एसेट क्लास है। क्या अब फिजिकल एसेट्स यानी कि गोल्ड और रियल एस्टेट से हटकर सोचने समझने का वक्त आ गया है? यदि हाँ तो फिर वो क्या है? हेमंत रुस्तगी के हिसाब से करेंगे बातचीत इस मुद्दे पर इस ब्रेक के बाद। डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी का आपकी जिंदगी पर, आपकी बचत और आपके निवेश पर क्या असर होगा, इस पर है हमारा आज का खास एपिसोड, पहला कदम सीजन 2 का। हमारे साथ हैं सुरेंद्र मेहता साहब, टीपी ओसवाल साहब, साथ ही हेमंत रुस्तगी साहब और साथ ही वरुण अग्रवाल जी भी। जो बात कर रहे थे हम कि कहां कहां किस तरह का असर होने वाला है, लेकिन एक बड़ा असर और एक बड़ा बदलाव जो हेमंत होगा लोगों की जिंदगी में कि निवेश करने के तौर तरीकों पर। क्योंकि अब तक ट्रेडिशनली हम हिंदुस्तान के लोगों को लगता है कि जो सामने दिखता है वही सही है, और सामने क्या दिखता है? सोना, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी। तो क्या अब वक्त आ गया कि इस सोच में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है? यदि हाँ तो कैसे करें? देखिए अनिल जी, बिल्कुल सही कहा आपने, ये 2 चीजों में तो बदलाव आना ही है। उसके अलावा जो हम फाइनेंशियल एसेट में भी जो पैसा लगाते हैं हमारे देश में, ज्यादातर पैसा जो है हमारा फिक्स डिपॉजिट और स्मॉल सेविंग स्कीम में जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही था कि हमको फिक्स रिटर्न मिलता है और हमको लगता है कि हमारी कैपिटल जो है वो सेफ है। कॉन्सेप्ट यही है, हमेशा से लोगों को बताते आ रहे हैं, और शायद अब डिमोनेटाइजेशन के बाद शायद और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि रिस्क जो आपके पैसे में 2 तरह का होता है। एक तो ये आप चाहते हैं कि आपका जो मूल रकम है वो ना गिरे, दूसरा होता है इन्फ्लेशन का रिस्क। ज्यादातर इन्वेस्टर जो हमारे देश में वो इन्फ्लेशन के रिस्क को समझते नहीं है। उनको लगता है कि अगर 6-7% का भी रिटर्न मिला तो पैसा मेरा बढ़ रहा है। अगर मैं 7% की एवरेज लेके चलूं अगले 15-20 साल में, तो आपका जो पैसा जो है एक्चुअली वैल्यू गिर जाएगी, नंबर में बढ़ेगा लेकिन आपकी वैल्यू गिर जाएगी। अगर हम पिछले 1.5 साल से देखें, आरबीआई ने रेट कट किए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स के रेट हर साल अनाउंस करते थे, अब क्वार्टरली होने लगे। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट भी आपको चाह रही है कि आप मार्केट लिंक प्रोडक्ट जो है उनकी तरफ देखना शुरू करो। अब मार्केट लिंक प्रोडक्ट का मतलब क्या, हम डरते क्यों हैं उसमें जाने से? क्योंकि मार्केट के हिसाब से उसमें फ्लक्चुएशन होती है। बहुत सारे इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि मार्केट लिंक का मतलब है सीधा स्टॉक मार्केट में पैसा, जबकि ऐसा नहीं है। मार्केट लिंक का मतलब है आप जो डेट फंड में भी डालते हो म्यूचुअल फंड के, वो भी मार्केट का लिंक है, यानी जिन फंड्स की एनएवी जो है या वैल्यू जो है उतार या चढ़ाव होता है जिसमें मार्केट के हिसाब से, वो मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। तो जब आप ऐसे प्रोडक्ट में जाते हैं तब आपको रिटर्न बेहतर मिल सकता है। जो टैक्स बेनिफिट्स हैं, जैसे अगर आप एफडी में पैसा डालते हैं, अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है, आपने अगर 7% भी इंटरेस्ट कमाया तो 2.1 आपका चला गया इंटरेस्ट टैक्स के अंदर, बाकी बचा के आपको किसी भी हालत में आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अगर आप डेट फंड में जाते हैं, स्पेशली क्योंकि जैसे हम मानते हैं कि एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं तो बॉन्ड प्राइसेस ऊपर जाते हैं। ऐसे में जो डेट फंड को फायदा होता है। ऐसे अगर हम इक्विटी की बात करें, इक्विटी में हम क्यों पैसा नहीं लगाते? क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इक्विटी को सट्टा समझते हैं। ठीक बात है, उनको लगता है ये इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनके आसपास के जो एग्जाम्पल हैं या उनके खुद के एग्जाम्पल जो है पहले एक्सपीरियंसेस जो है पास में इतने अच्छे नहीं रहे। तो समय आ गया, मुझे लगता है कि अब हम जो हमारा जो कंफर्ट लेवल था ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का, वहां से निकल के हम मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में जाएं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो मेहनत की कमाई है उसमें इतनी ही पैसा आए कि हमारे जो भी गोल्स हैं लाइफ में, जितना पैसा हम एक
हेल्दी रेट पे बढ़ाना चाहते हैं, तो समय आ गया मुझे लगता है इनसे आगे बढ़ के देखने का। और जहां तक गोल्ड और रियल एस्टेट का सवाल है, देखिए ये हमेशा से बहस रही है। हम क्योंकि कंफर्टेबल है फिजिकल एसेट से कि हमें टच करना आना चाहिए, हमें दिखना चाहिए वहां पे, तो वो हम वहां पैसा लगाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर एसेट क्लास के अपने फायदे अपने नुकसान है। ठीक बात। तो एक बैलेंस करके चलना है हर चीज की जगह पोर्टफोलियो में, किसी भी चीज में एक्सेसिव एक्सपोजर होना सही नहीं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं देख रहा था कि जनरली हम और आप जो बैंक के ट्रांजेक्शन करते हैं और जब भी जाते हैं तो मतलब हम पहले देखते हैं अच्छा सैटरडे संडे, आज सेकंड डे फोर्थ है, बैंक बंद है खुला है, संडे बंद है, ये सारी चीजें देखते हैं। लेकिन ये वरुण जी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज में पढ़ रहा था आपके बारे में, सैटरडे संडे भी मैं बैंकिंग कर सकता हूँ आपके जरिए। और दूसरा ये कि मैं एक और सोच रहा था बात की, आपने नाम रखा है चिल्लर। ये चिल्लर नाम कहां से आया आपके दिमाग में और कैसे रखा है इसको? तो मैं शुरुआत चिल्लर नाम से करता हूँ। चिल्लर मतलब छुट्टा, जो चेंज है उसको हम लोग चिल्लर कहते हैं। और ये चिल्लर जो है वो काफी भाषाओं में हमारे देश में अलग अलग भाषाओं में छुट्टे को चिल्लर ही कहते हैं। हाँ, कहीं भी चले जाए लोग पहचान जाएंगे चिल्लर का मतलब क्या है। बिल्कुल सही। और हमारा मेन मकसद यही है कि हम ये चिल्लर को और ये छुट्टे को हम किसी तरह से डिजिटाइज कर सके और ये एक डिजिटल फैशन में लोग उसे इस्तेमाल कर सके। मतलब छोटे से छोटे पेमेंट के लिए आपको आपके किराने की दुकान पे पेमेंट करना हो, कि कोई पान बीड़ी की दुकान पे करना हो, कि आपके हाउस हेल्प को करना हो, किसी के लिए भी आप छोटे से छोटे काम के लिए आप इसे यूज कर सके, उसके लिए ये इसका नाम हम लोग ने। तो ये ऐप मेरे पास भी होनी चाहिए और सामने वाले के पास भी होनी चाहिए, तभी होगा? जरूरी नहीं है। तो अच्छा, ये अलग अलग 2-3 फंक्शनैलिटी है इसमें। जैसे एक तो वो हो गया, अगर हम दोनों इस ऐप में हैं तो मुझे आपकी अकाउंट की डिटेल की जरूरत नहीं है। अगर मुझे आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, मैं जैसे आप आजकल व्हाट्सएप यूज करते हैं वैसे आप चिल्लर में से मैं आपका खाली नाम ढूंढ के उस पर क्लिक करके आपको इमीडिएटली पैसे भेज सकता हूं। मुझे आपको अकाउंट डिटेल्स की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर आप चिल्लर पे नहीं हैं तो मुझे आपका एक अकाउंट नंबर और IFSC कोड चाहिएगा। जैसे आपकी नेट बैंकिंग पे आज की तारीख में जाते हैं, वहां पे आप बेनिफिशियरी ऐड करते हैं। नॉर्मली आपको वहां पे 2 घंटे से 24 घंटे से 48 घंटे रुकना पड़ता है बैंक टू बैंक में। ठीक बात है। हमारी एप्लीकेशन में वो जरूरत नहीं है। आप इमीडिएटली अकाउंट नंबर और IFSC डाल के मैं इस सेकंड आपको पैसे भेज सकता हूं। और जैसे आपने कहा, ये छुट्टियों के दिन भी चलता है, सैटरडे संडे हो, पब्लिक हॉलिडे हो, गवर्नमेंट हॉलिडे हो, बैंक हॉलिडे हो, सब दिन 24/7 आप इसे 24 घंटा 7 दिन हफ्ते के आप इसे यूज कर सकते हैं, कभी भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और जो पैसे ट्रांसफर होते हैं वो एक IMPS करके टेक्नोलॉजी है जो रियल टाइम फंड ट्रांसफर इनेबल करती है। तो उसकी वजह से जो आपका अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होता है वो एक विद इन अ मैटर ऑफ अ सेकेंड हो जाता है। क्या बात है, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई हमें पता नहीं था। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के साथ ओसवाल साहब एक दिक्कत है, वो दिक्कत ये कि जितने खर्चे कर रहे हैं हम चिल्लर से या किसी और से, वो तो सब गवर्नमेंट की नजर में होंगे। तो जो लोग कैशलेस हो रहे हैं उन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि खर्चे और इनकम मैच की जाएगी। देखिए, चिल्लर में पैसा ट्रांसफर करोगे ना तब वो अकाउंट फॉर होगा। हाँ, उसमें ट्रांसफर करने के बाद उसका क्या खर्चा करोगे उसका थोड़ी अकाउंटिंग होता है। अब क्या चलेगा उस पर फोकस करना है। तो चलिए, चलने वाला यही है, नई टेक्नोलॉजी और नए तरीके। इसी पर बातचीत करेंगे, लेंगे दर्शकों के सवालों के जवाब भी। हमारे चारों एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, आप भी बने रहिए। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पहला कदम के सीजन 2 के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं एक्सपर्ट्स हमारे सुरेंद्र मेहता साहब, TP ओसवाल साहब, साथ ही हेमंत रुस्तगी जी और वरुण अग्रवाल जी भी। चलिए दर्शकों के लेते हैं सवाल। सर पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि अभी जो नोटबंदी चल रही है उससे इकोनॉमी का ये GDP जो ग्रोथ है उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि अभी मार्केट में पैसे इतने फ्लो नहीं हो रहे सप्लायर के पास, हर जगह पे थोड़ा सा क्रंच चल रहा है, लिक्विडिटी कम है सर। तो इसका आगे क्या असर होगा मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल। हेमंत जी बताएं सर, लोगों को डर ये कि कहीं ग्रोथ कम हो जाएगी, काम धंधे बिजनेस कम हो जाएंगे, अगर होंगे तो कब तक होंगे और क्या लॉन्ग टर्म में इसके कुछ फायदे भी हैं? देखिए अनिल जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका डेफिनेटली इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ेगा। कम से कम 2 क्वार्टर, शायद उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली
काफी जगह प्रोडक्शन बंद हो गई है, जो कैश मार्केट है उनके पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, लोगों के पास कंजम्पशन के लिए पैसा नहीं है। हमारी जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, अगर वो कंजम्पशन नहीं हो तो डेफिनेटली स्लो डाउन, और वो स्लो डाउन हमको अगले 2 क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट्स में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ये तो है इमीडिएट इम्पैक्ट जो अगर शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो तो मुझे लगता है इकोनॉमी को काफी फायदे भी हो सकते हैं, क्योंकि जितना पैसा अभी बैंकों में आ रहा है वो पैसा अगर वहां पे रहता है उसका पैसा निकलेगा भी, ऐसा नहीं कि पूरा पैसा जो है वो बैंकों में रहेगा, और जो गैप रहेगा, जितना पैसा सर्कुलेशन में है और जितना पैसा वापस आया, अगर गवर्नमेंट उसको यूज करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो डेफिनेटली हमारी एक जो बड़ी प्रॉब्लम थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं था हमारे पास, या जो ग्रोथ आगे जो होने वाली है, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली इकोनॉमी के लिए बेहतर है। लेकिन 2-3 क्वार्टर डेफिनेटली आप एक स्लो डाउन देखेंगे, और वो आपको अगले क्वार्टर, इसी क्वार्टर से देखने को मिलेगा। जैसे कि 2000 का नोट है, आज कहीं से अगर हम कोई राशन उसन लेने जाते हैं तो वहां पर जाते तो हमें वो चेंज नहीं मिलता है, और एटीएम में घंटों घंटों लाइन लगानी पड़ती है, तो वहां से बैंक से भी 2000 का तकरीबन नोट निकलता है। तो उसके लिए हम लोग आगे कैसे? अच्छा, बड़ा नोट मिल रहा है। हाँ, तो इसी के लिए तो ये है चिल्लर। सर बताइए, बड़े नोट की समस्या से कैसे? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, नाम ही हमारा चिल्लर है, मतलब आप छोटी से छोटी पेमेंट, छोटी से छोटी ट्रांसफर, मतलब किसी को 10-15 रुपए भी ट्रांसफर करने का, बिल्कुल 1 रुपए भी कर सकते हैं और 1 रुपए से कम नहीं कर सकते। लेकिन तो अगर आपको ये दिक्कत आ रही है, आप एक छोटा सा काम करिए, 1 मिनट निकाल के खाली अपना बैंक अकाउंट चिल्लर पे लिंक कर दीजिए। आप जिसके भी पास जाएंगे, जो भी दुकानदार के पास जाएंगे, आप उसे चिल्लर से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जिन लोगों के पास अकाउंट नहीं है और जो रिचार्ज कराना चाहते हैं या अपना बिल का पेमेंट करवाना चाहते हैं या कुछ कराना चाहते हैं, वो भी इन दुकानदारों के या व्यापारियों के थ्रू करवा सकते हैं, क्योंकि वो उनके पास वो अपने ऐप के जरिए ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कैश है और आपके पास अकाउंट नहीं है, वो पॉपुलेशन के लिए, वो जनता के लिए, तो वो ऐसे दुकानदारों को भी कैश देके उनके थ्रू ये सारी चीजें करवा सकते हैं। ये सुविधाएं सारी क्रिएटेड और की गई है। यानी कि अब वही तरीका वही है कि आपको मोबाइल एप्स, ई वॉलेट्स, ये सारी चीजें रखनी पड़ेगी तैयार। बिल्कुल, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो जिस तरह से आप इस्तेमाल करना चाहें वो करिएगा। इसके लिए क्या इंटरनेट होना जरूरी है? जी सर, इंटरनेट को अभी, और हाँ, ये तो सोचा ही नहीं है। अरे ऐसा बोझ, मैं तो राजस्थान गया कहीं छोटे से गांव में, वहां पे तो कनेक्टिविटी नहीं है, तो फिर सर कनेक्टिविटी तो बढ़ती जा रही है। जो हमारी धुरंधर है, हमारी कनेक्टिविटी, हम जो थे पहले, आज की तारीख में 4G आ गया है, और 4G के साथ में जितना उसका पेनिट्रेशन और जो वाइड स्प्रेड किया जा रहा है आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों से, मिल रहा है। हाँ जी, और फ्री में मिल रहा है, बिल्कुल राइट। तो इनफैक्ट अगर आप हमारे बारे में बात करें, हमने ऑपरेटर की यूसेज में पिछले 2 महीने में बहुत बड़ा चेंज देख लिया है। जो लोग फ्री में बांट रहे हैं, उनका यूसेज 2 महीने में हमारे पुराने जो बड़े बड़े ऑपरेटर थे उनसे ज्यादा हो गया है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो रहे हैं, मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आ रहे हैं, छोटे से छोटे गांव में। तो वो दिक्कत तो हमें कहीं नहीं दिखती। यानी कि ढेर सारे एप्स हैं, चिल्लर है, पेटीएम, फ्रीचार्ज, पता नहीं बहुत सारे हैं जो जिनके नाम आते रहते हैं। तो आपको जो जैसा सुविधाजनक लगे वो जरूर कर लीजिएगा। अभी जो चिल्लर ऐप की आप बात कर रहे हैं, रिसेंटली आपने सुना होगा कि लगभग 32 लाख अकाउंट हैक हुआ था। तो अगर मैं ऐप यूज करता हूँ तो फ्यूचर में कोई मेरा अकाउंट हैक भी कर लिया तो मेरा तो लॉस रहेगा ना सर। रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? क्योंकि मेरा बैंक का सारा बैलेंस वो चला जाएगा। हाँ, ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि चाहे कोई भी ऐप हो, कोई बैंक की हो या कोई दूसरी हो, ई वॉलेट्स हो, अकाउंट हैकिंग हुए तो क्या होगा? सर जैसे मैंने पहले कहा, एक बेसिक स्टैंडर्ड्स जो है आरबीआई के या जो भी मल्टीपल बॉडीज हैं आज की तारीख में जिन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं, हम वो सारी कंप्लायंसेस को मद्देनजर रख के ही प्रोडक्ट बनाते हैं। सारे सिक्योरिटी फीचर्स उसी हिसाब से बनाए गए हैं। तो ऐसा होने का चांसेस तो बिल्कुल नहीं है। जैसे अगर आप चिल्लर की सिचुएशन देखें तो हम कभी भी अकाउंट की डिटेल्स रखते ही नहीं है। हम एक प्लेटफॉर्म है और जहां पे हम बैंकों को लिंक कर रहे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे 20 बैंक है, 30 बैंक है, सबको हमने एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे दिया ताकि लोग को अलग अलग ऐप नहीं यूज करनी पड़े। तो जितना डेटा रहता है हम डायरेक्टली यूजर का डेटा बैंक को पास कर देते हैं, हम उसको स्टोर नहीं करते, बिकॉज बैंक के पास ज्यादा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं एंड वो सारी चीजें सेव करती हैं। वो आरबीआई के साथ में ज्यादा क्लोजली काम करती है। तो जो बेसिक डिटेल्स है, आपका नाम या प्रोबेबली मोबाइल नंबर, वो मेरे पास है। लेकिन आपकी जो अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, मतलब आपका अकाउंट हैक करने की जो प्रोविजन है, वो चिल्लर ऐप से नहीं हो सकती है। वो सारी हम लोग बैंक को दे देते हैं। बहुत सारी इंक्रिप्शन होती है, बहुत सारे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड होते हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि
उसकी चिंता ना करे। ये एक वन ऑफ केस है जिसके बारे में मैं भी ज्यादा कुछ अभी बोल नहीं सकता, वो बैंक के लेवल पे। ठीक उसी तरह से जैसे कभी हो सकता है आपके वॉलेट भी गिर जाए, गुम जाए पैसे, वो उसी तरह का है कि कभी कोई कर ले या किसी ने जैसे आपका पॉकेट मार लिया। करेक्ट, हैकिंग वही वैसे ही हो गया। क्यों सवाल साहब? क्यों? तो नहीं, सवाल तो कंसर्न इनका बिल्कुल सही है। 32 लाख अकाउंट जो डेबिट कार्ड हैक हुए, जो चिल्लर में जो इन्होंने प्रिकॉशन लिए है उससे कई ज्यादा गुना प्रिकॉशन नेशनलाइज बैंकों ने ली है अपने वही कार्ड पे। और वो कार्ड की प्रिकॉशन होते हुए भी अकाउंट्स यदि हैक हुए हैं तो इस टेक्नोलॉजी पे कैसे भरोसा करें? ठीक बात है। आज मैं भी डेबिट कार्ड वापरने के लिए कतराता हूं कि मैं रखूं या नहीं रखूं। जाऊंगा पैसा निकालने के लिए, कोई देख लेगा, पीछे से कैमरा लगा देगा, उसका पिन नंबर ले लेगा और पैसा निकाल लेगा। तो ठीक बात है, थोड़ी सावधानी हमें रखनी है क्योंकि अल्टीमेटली पैसा हमारा है। वैसे इस तरह की घटनाएं बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होती है। कई बार ये है ना कि देखिए कभी कभी कुछ चीजों से के बगैर काम चल नहीं सकता। हमें पता है कि एरोप्लेन है ना, जब एयरपोर्ट पे खड़ा है तभी सबसे ज्यादा सेफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हवा में न उड़े, उसका काम हवा में उड़ना है। तो सेफ्टी वो कुछ काम की नहीं, तो ये सब करना पड़ेगा इस्तेमाल। इसको सेफ्टी के साथ करना है, प्रॉपर पासवर्ड रखना है, किसी को नहीं बताना है, पिंस। अब सबसे बड़ा मेरे लिए तो समस्या ये होती है कि इतने सारे लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ये सब पिंस याद करना मुश्किल काम, लेकिन करना पड़ेगा। एक बार हो गया तो फिर उसके बाद लाइफ आसान है। लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद हम हमारे एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे, पूछेंगे उनसे कि बदले हुए माहौल में निवेश और एसेट्स दोनों को कैसे मैनेज किया जाए इस ब्रेक के बाद। पहला कदम सीजन 2 के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे साथ है सुरेंद्र मेहता, टीपी ओसवाल, साथ ही हेमंत रुस्तगी और वरुण अग्रवाल साहब। और अब लेते हैं कुछ और दर्शकों के सवाल। पूछिए सर अपना सवाल। मेरा बहुत एक बेसिक सा सवाल है कि अभी डीमोनेटाइजेशन जब से हुआ है, रियल एस्टेट और गोल्ड ये दोनों के प्राइसेस घट गए हैं, तो क्या ये सही समय है उनमें इन्वेस्ट करने का या मुझे वेट एंड वॉच करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए वाइज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के हमारे हेमंत रुस्तगी साहब तो अभी भी बता रहे थे कि भाई फाइनेंशियल एसेट्स में आइए, लेकिन सोने और रियल एस्टेट की गहरी पकड़ रखने वाले भी हमारे साथ मेहता साहब है। तो मेहता साहब, ये पैसा लगाने का वक्त आ गया। दूसरा एक चीज जो इसके साथ जो पूछना चाहता हूँ, देखिए भले हम कितना ही मना कर दें लोगों को कि गोल्ड मत खरीदिए, मत खरीदिए, मत खरीदिए, जिसको खरीदना हो तो खरीदेगा, और हिंदुस्तान में तो हमारी सबकी आदत है। तो मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ फिर आपसे इसके साथ ही कि जिन लोगों को गोल्ड खरीदना है, खासतौर से गृहिणियां, लेडीज, उनको गोल्ड खरीदते वक्त क्या सावधानी रखनी चाहिए? आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं। अभी तक नॉर्मली अपने हिंदुस्तान में कैसा है कि गृहिणी जब गोल्ड खरीदती है या गोल्ड को एक्सचेंज करती है, बैंगल को चेन में कन्वर्ट कर दिया, तो नॉर्मली वो अपने हस्बैंड से छुपाती है। ठीक बात है। अब ये मेरे ख्याल से वो अपने हस्बैंड से छुपा नहीं पाएगी। पहले तो वो जब घर से सोना खरीदने निकलेगी तो उसको सबसे पहले तो अपने साथ में पैन कार्ड रखना होगा। ठीक बात। वो बिना पैन कार्ड के सोना खरीद नहीं पाएगी। और क्योंकि ये हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, तो जो मोबाइल वॉलेट्स हैं वो अभी तो 20,000 की और 30,000 की लिमिट में काम कर रहे हैं, तो वो मोबाइल वॉलेट से उसका पेमेंट नहीं कर पाएगी। अब उसके पास क्या ऑप्शन रहता है? उस गृहिणी के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो चेक से पेमेंट करे, या आरटीजीएस से पेमेंट करे, या एनईएफटी को इस्तेमाल करे, या इतना सारा इकट्ठा करके कैश ले जाए। नहीं, वो कैश तो उसको पैन नंबर देना पड़ेगा। अगर आज तो 2 लाख रुपए की लिमिट है, ये लिमिट कम भी हो जाए तो उसको ये उसके पास ऑप्शन है, क्योंकि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में भी एक लिमिट होती है। तो वो चेक लेके जाएगी, तो उसको अपने घर में जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स जो भी संभालता है उसको बताना ही पड़ेगा कि मैं ये पेमेंट करने वाली हूँ, मैं ये आरटीजीएस मुझे करना है, ये एनईएफटी मुझे करना है, इस ज्वेलर को करना है। उसको बिल लेना बहुत जरूरी है वहां से। उसके बिल के साथ साथ में उसको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि बिल पे सारा डिस्क्रिप्शन हो, क्योंकि बाद में कभी कहीं कोई दिक्कत हो, इनकम टैक्स की वगैरह कोई डिपार्टमेंट की दिक्कत हो, तो ज्वेलरी कोई और मिले, बिल पे कुछ और लिखा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जब वो ज्वेलरी खरीदती है तो उसमें सोना कितना है, मोती कितने, कुंदन कितने, वो पूरी डिटेल उसको लेनी पड़ेगी। तो ये बिल उसको पूरा संभाल के रखना पड़ेगा और उसको अपने घर में बताना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी समस्या है जो आज की तारीख में औरतें बिना पूछे हुए या बिना घर में बताए हुए ज्वेलरी खरीदती हैं। ओसवाल साहब, अब इसका मतलब ये हो गया कि आपका पक्का काम तभी होगा जब आप काम पक्के में करेंगे।
बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो ठीक है ना। तो अब जो लोग पक्के में काम करने के आदी नहीं है, रिटर्न नहीं बढ़ते हैं, उनको क्या क्या सावधानियां रखनी वो बता दीजिए। ये देखिए, आपने चर्चा ही शुरू इससे की है, चिल्लर जैसे अकाउंट से। जो पक्के में काम नहीं करते थे अभी उनको भी सब ट्रांजैक्शन पक्के में करने पड़ रहे हैं, बैंकों का बैंक के थ्रू करना है या चिल्लर के थ्रू करना है। तो उसी तरह से जो केयर वहां ली जाती है, यहाँ पे भी वही केयर लेनी पड़ेगी। जैसे इन्होंने कहा कि बैंक के जो बिल लेना पड़ेगा आपको, बिल पे कई प्रकार के टैक्सेस है वो सब भरे जाएंगे। 1% टैक्स कलेक्शन एट सोर्स भी लगता है, बाद में उस पर वैट या जीएसटी आएगा तो वो भी लगेगा, वो सब लगेगा। और आपको पेमेंट चेक से करना है। यदि आपने चेक से पेमेंट कर दिया तो कोई इश्यू तो बनता नहीं है। यदि क्योंकि आपने अपना पक्का का पैसा दिया है सेलर को, तो उसका अकाउंटिंग हो गया है। तो क्या 6 साल से पुराने के अगर कोई ज्वेलरी के या इस तरह के बिल नहीं तो चलेगा? देखिए, इस फाइनेंस एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेक्शन डाला है, फाइनेंस एक्ट में, इनकम टैक्स में नहीं है। ओके। सेक्शन 197C, उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट तक की कोई भी इंक्वायरी कर सकती है। और जो भी एसेट आपकी उस समय मिली और आप प्रूव नहीं कर पाओगे तो इनकम टैक्स ऑफिसर आपको नोटिस देगा। अच्छा। और जैसे ही वो नोटिस देगा, जिस साल में नोटिस देगा उस साल की वो इनकम मानी जाएगी। ये यदि वो साल अभी उसने 2017 में किसी को नोटिस दी तो वो साल 2017 की इनकम मानी जाएगी, अनलेस कि आप प्रूव करो कि ये मेरी एसेट इस समय एक्वायर की गई है। ये तो बड़ी नो डाउट ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और सब प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन कम से कम जो आप कह रहे हैं कि यदि किसी का विदेश में अकाउंट नहीं है, विदेश के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं, उसको 6 साल तो कंपलसरी, जिसके विदेशों में अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, उनको 16 साल तक कंपलसरी है डिटेल रखना। अच्छा। हाँ, उसके बाद में यदि विदेशों में ट्रांजैक्शन से मतलब ये है कि अगर मैंने कोई घूमने फिरने के लिए नहीं, विदेशों में निवेश वगैरह कुछ किया है, विदेशों में अकाउंट रखा हो, आप रिटर्न नॉन रेसिडेंट इंडियन रिटर्न होकर रेसिडेंट बन गए इंडिया में, फिर भी अपना अकाउंट चालू रखा है, तो आपका विदेश में अकाउंट है, तो आपको 16 साल तक की डिटेल रखनी जरूरी है। हेमंत जी, जो एक सवाल रह गया कि भाई एक तरफ तो ये है कि भाई पैसा इक्विटी में लगाया जाए या फिक्स इनकम में लगाया जाए, और दूसरी तरफ ये वो मुंह में पानी आता है कि गोल्ड के भाव गिर रहे हैं, रियल एस्टेट भी गिर रही है, तो फिर जो एसेट सस्ती हो रही है उसमें पैसा क्यों नहीं लगाए? देखिए, ऐसा है कि गोल्ड के भाव गिर रहे हैं, रियल एस्टेट के भाव गिर रहे हैं, इक्विटी मार्केट भी गिर रही है, इंटरेस्ट रेट भी गिर रहा है, तो गिर तो सब कुछ रहा है अभी। ठीक बात है। ऐसा नहीं कि खाली दो ही चीज, रुपया भी गिर रहा है, रुपया भी गिर रहा है तो गिर तो सब कुछ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा फर्क यहाँ पे क्या आएगा, जैसे हमने पहले बात की कि आप बिना सोचे समझे जो पहले एफडी में और जो स्मॉल सेविंग्स में पैसा डालते थे, क्योंकि आपको लगता था यही सबसे बेहतर ऑप्शन है, अब आपको थोड़ा प्लान करना पड़ेगा। जैसे हम हमेशा कहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग जैसी कुछ चीज करनी पड़ेगी कि मेरे क्या क्या गोल्स हैं, मुझे क्या करना है पैसे से, कितने समय के बाद मुझे पैसा चाहिए। अब जैसे हम बात कर रहे हैं डिमोनेटाइजेशन के बाद, स्पेशली इंटरेस्ट रेट तो पहले से कम हो रहा था, इसके बाद और ज्यादा कम होगा, डेफिनेटली इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। तो ये जो माहौल है वो इक्विटी मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। इक्विटी मार्केट जब गिरी हुई है, गिरी मार्केट में हम पैसा लगाते नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि कल जाके आप बहुत ज्यादा पैसा इक्विटी में लगा लीजिए। इक्विटी में दो चीज चाहिए, एक तो ये कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, दूसरा डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं कि क्योंकि मार्केट 10% गिर गया या कोई स्टॉक 30% गिर गया तो वो डेफिनेटली आपको रिटर्न देगा। वो अगर आप नहीं जानते हैं तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच के बदलने की जरूरत है यहाँ पे। और जैसा मैंने पहले कहा, हर एसेट क्लास की पोर्टफोलियो में जगह है। अगर आपको लगता है कि गोल्ड गिरा है, आपको ये समझना है कि आपको बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, आपके रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए। क्या पैसा वो पूरा आप सोने में लगा सकते हो? क्या वो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम अगर नहीं रहेगी तो प्राइस का प्रॉब्लम रहेगा? कहीं ना कहीं आपको ये सब सोच के चलना है। और गोल्ड को जैसे हम बोलते हैं हमेशा एक हेज मानते हैं इन्फ्लेशन। अच्छा, मैं तो एक चीज सोच रहा था, देखो आप और मैं कितने ही भाषण देते हैं, जिनको सोने में पैसा लगाना लगाएंगे। हिंदुस्तान में लोग इतनी जल्दी बदलने वाले हैं, क्यों मेहता साहब? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, जिनको सोने में लगाना है वो ये बार खरीदे, कोइन खरीदे, बिस्किट और क्या कैडबरी, हाँ कैडबरी, उसके बजाय गोल्ड ईटीएफ खरीदे, या दूसरे क्या तरीके हैं गोल्ड में इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टमेंट करने के, वो कंसिडर किए जाए? अनिल जी, अगर आपको गोल्ड लेना ही है, आपने मन बना लिया है कि गोल्ड लेना है, कोई उसको बदल नहीं सकता है, तो फिर फिजिकल गोल्ड की जगह, क्योंकि अगर आप ज्वेलरी लेते हैं उसमें मेकिंग चार्जेस है, फिर दोबारा से आप और डिजाइन को चलेंगे, फिर पैसे कम मिलेंगे, प्योरिटी का इशू आता है, सेफ कीपिंग का इशू आता है। अगर आपको गोल्ड रखना ही है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आज गोल्ड ईटीएफ खरीद सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते
सकते हैं, आपका डीमेट अकाउंट है, आप फेमिलियर है किस तरह से करना है, तो आप गोल्ड ईटीएफ खरीद सकते हैं। अच्छा। वो भी नहीं है आपके पास तो गोल्ड सेविंग फंड होते हैं, जो फंड ऑफ फंड। गोल्ड ईटीएफ में जितना गोल्ड ऊपर नीचे होगा उतना ही रिटर्न आएगा। जी बिल्कुल, 1 ग्राम की 1 यूनिट होती है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि आप फिजिकल गोल्ड लेने जाएंगे तो कुछ क्वांटिटी आपको लेना पड़ेगा। अगर अंगूठी लेने भी जाएंगे तो कुछ क्वांटिटी रहेगी उसके अंदर। यहाँ पे अगर 1 ग्राम का पैसा आपके पास, 1 ग्राम गोल्ड खरीद लीजिए। कुछ ईटीएफ पहले ऐसे भी थे जहाँ पे आधा ग्राम गोल्ड के बराबर यूनिट है, तो आप जितना चाहें वो खरीद सकते हैं। और उसमें मेकिंग चार्जेस का इशू नहीं है, उसमें सेफ कीपिंग का इशू नहीं है, वो प्रॉपरली रिकॉर्डेड। हम बात कर रहे हैं कि सब कुछ अभी जो है वही खाते में आना चाहिए, तो वो भी वहां पे आ जाएगा। आई थिंक अगर वो भी नहीं है आपके पास तो गोल्ड सेविंग फंड है, म्यूचुअल फंड के जो फंड ऑफ फंड है, यानी उसमें आप पैसा लगाइए, उसमें आप एसआईपी के द्वारा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो जो गोल्ड सेविंग फंड है वो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है, उसका फायदा भी आपको होता है। ऑप्शन आपके पास है, अगर आपको गोल्ड में डालना ही है तो मुझे लगता है पेपर गोल्ड एक बहुत अच्छी। मैं तो सब फिर जिन लोगों के पास गोल्ड पड़ा है, ये सरकार की जो इतनी स्कीम्स आई हैं, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इनका कैसे फायदा उठाया जाए? बॉन्ड के अंदर तो बिल्कुल पैसा लगाना चाहिए, सरकार उसमें इंटरेस्ट भी देती है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि ईटीएफ जो है, ईटीएफ में आपकी कॉस्ट लग रही है। जब आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड ईटीएफ में, तो उसमें कॉस्ट लगती है, ब्रोकरेज लगेगी, ब्रोकरेज लगती है, वो ईटीएफ के हैंडलिंग चार्जेस भी लगते हैं। अच्छा। लेकिन आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो सरकार आपको सामने से इंटरेस्ट देती है और उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगता है। उस पे इंटरेस्ट पे भी टैक्स नहीं लगता है, उसके कैपिटल गेन पे भी टैक्स नहीं लगता है। तो गोल्ड बॉन्ड, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड आज की तारीख में बेटर ऑप्शन है। गोल्ड के भाव बढ़ेंगे या घटेंगे तो भी फायदा मिलेगा, तो भी फायदा मिलेगा। अच्छा। तो भी उसमें फायदा मिलेगा, जो भी ऊपर नीचे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर किसी को गोल्ड चाहिए तो मिल सकता है उसमें रिडम्पशन के टाइम उतना नहीं, वो लोग इक्विवेलेंट उस पर्टिकुलर डे का मार्केट वैल्यू जो भी होगा उसके मुताबिक रुपया देंगे, आप मार्केट से जाके गोल्ड खरीद लीजिए। जहाँ की बॉन्ड की सवाल है, बॉन्ड की विंडो एक पर्टिकुलर टाइम पे खुलती है, हाँ, बराबर है। उस समय आपका ऐसा होगा तो ठीक है। ईटीएफ या गोल्ड सेविंग फंड में क्या आप जब भी चाहें सिस्टमैटिकली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तब तक हेमंत जी की एडवाइस लेकर लिक्विड फंड में पैसा डाल दें और जिस दिन विंडो खुले उस दिन जाके मेहता साहब की एडवाइस पर। उसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि बहुत ही जल्द सरकार गोल्ड रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम लॉन्च करेगी। वो एक बिल्कुल नॉर्मल पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम की तरह होगी। हम लोग उसके बारे में सरकार के साथ में चर्चा कर रहे हैं, बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। तो वो जो विंडो ओपन करने का जो क्वेश्चन है कि पर्टिकुलर डे पे विंडो ओपन होती है, वो भी खत्म हो जाएगा। जब भी आपके पास पैसा है, आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू गोल्ड रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा लगाइए। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में ज्वेलरी पहनने की चाहत औरतों की कभी कम नहीं होगी। ज्वेलरी, गोल्ड का इंपोर्ट हिंदुस्तान में लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरे ख्याल से कोई भी आदमी अपनी गृहिणी को खुश नहीं कर सकता उसको पेपर गोल्ड दिखाकर या उसको ईटीएफ के सर्टिफिकेट दिखाकर। ये पॉसिबल नहीं है। एक गोल्ड की चाहत है, वो हमेशा रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर बात साफ है कि बदले हुए माहौल में आपको बदलना जरूरी है, अपनी आदतें, अपने बचत करने के तरीके और बचत करने के बाद निवेश करने के तरीकों पर। और इसी पर आज हमारे चारों एक्सपर्ट्स ने आपकी मदद की। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र मेहता साहब, टीपी ओसवाल साहब, हेमंत रस्तोगी जी और साथ ही वरुण अग्रवाल साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि पहला कदम का ये एपिसोड आपके लिए बहुत काम आया होगा। और हर हफ्ते इसी तरह शनिवार और रविवार को ठीक 11:57 पर जुड़ जाइएगा हमारे साथ, क्योंकि अगले हफ्ते फिर से हम आपके लिए कुछ और बेहद इंटरेस्टिंग अहम मुद्दों पर पूरा एपिसोड करेंगे, शो करेंगे, जो जानना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। फिलहाल आज के इस शो में मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ सीएनबी से आवाज पर। नमस्कार। Focus, ideate, innovate, enable.